आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 13 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, गजा में सीजफायर बस इंच भर दूर, हमास ने दी जानकारी, कहा नेतन्याहू भी है राजी। अब भी ना हुआ सीजफायर तो हमास का वजूद कर दिया जाएगा खत्म। अमेरिका से आईडीएफ को मिलेगा ग्रीन सिग्नल। नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली सिटीजन जाएंगे आईसीसी, कहा इजराइल में भी हो रहा वॉर क्राइम। उधर गजा के एक डॉक्टर को दुनिया कर रही सलाम। लेबनान में सीजफायर के बाद सबसे बड़े हमले, इजरायली फाइटर जेट्स ने बरसाए बम। और अमेरिका की एक चाल से चित हो गए चीन और इंडिया, रूस से हुए दोनों दूर, महंगा माल खरीदने को मजबूर। चलिए इस शो की करते हैं शुरुआत एक बहुत बड़ी हैपनिंग से। एक डेवलपिंग खबर है जो पल पल बदलती रहेगी। इजराइल और हमास कभी भी सुलह के करीब पहुंच सकते हैं, कभी भी दोनों के दरमियान सुलह हो सकती है। और गजा में इसी हफ्ते, आज कल परसों नरसों, कभी भी सीज फायर का ऐलान हो सकता है। सीज फायर पर बात लगभग तय हो चुकी है। इजराइल ने हमास को फाइनल डील की शर्तों पर जवाब देने की दावत दी है। द जेरुसलम पोस्ट की खबर कहती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास पर प्रेशर तो है, लेकिन हमास की कैद से इजरायली होस्टेजेस की रिहाई के लिए 3 फेज वाली एक डील तय हो चुकी है। और अब सारी पार्टीज हमास के जवाब के मुंतजिर हैं, इंतजार कर रही हैं। सबकी निगाह हमास पर है कि कब उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जवाब देती है कि यस वी आर एग्री। हमास के एक सोर्स ने अल अरबी अल जदीद अखबार को बताया कि वजीर आजम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी सीज फायर डील के पहले फेज के मुकम्मल होने के बाद जंग खत्म करने के फैसले पर एग्री है, राजी है। यानी कि नेतन्याहू भी जंग बंद करने पर राजी है। वो चाहता है कि जंग बंद हो जाए, निकलना पड़ेगा। उसकी वजह बताऊंगा। अल अरबी ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू की पोजीशन में वाज़ेह तब्दीली देखने को मिल रही है। जो यूं थे वो यूं हैं, जो कि जंग को मुकम्मल बंद करने के अमल के हवाले से है ये तब्दीली। लिहाजा देखते रहिए क्या कुछ होने वाला है। उधर लेबनान के अलमायदीन मीडिया हाउस ने इसे लेकर थोड़ी देर पहले एक एक्सक्लूसिव खबर छापी है जो बेहद अहम जानकारी मुहैया करवाती है। सुनिए, एक सीनियर पैलेस्टीनियन ऑफिशियल ने अलमायदीन को यह बताया है कि हमास और इजराइल एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। दोनों ने वो दिक्कतें दूर कर ली हैं जो पहले मुज़ाकरात में रुकावट बन रही थी, यानी तमाम हर्डल और बैरियर्स को दूर कर लिया गया है, कम से कम फर्स्ट फेज के लिए। फलस्तीनी ऑफिशियल ने कहा कि इजिप्ट, कतर और देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स की मुदाखलतों के बाद उन मसाइल को आसानी से हल कर लिया गया है जिनकी वजह से एक मुआहदा तय करने में रुकावट आ रही थी। इन सीनियर फिलिस्तीनी शख्स ने या इन सीनियर फिलिस्तीनी ऑफिशियल ने अलमायदीन को वाज़ेह किया, साफ किया, क्लियर किया कि इजराइल कई नामुमकिन शर्तें लगा रहा था, जिनमें गजा के अंदर अपने फौजियों की मौजूदगी और फिलाडेल्फी और नेट्जारिम एक्सिस पर उसकी फोर्सेस का होना शामिल था। मगर उन्होंने कहा, सुनिए, मगर उन्होंने कहा कि हमास ने मुज़ाकरात के दौरान, बातचीत के दौरान अपनी मजबूत सूरत हाल को कायम रखा और 27 मई को जो मुआहदा तय हुआ था 2024 में, उसकी सही इंप्लीमेंटेशन पर ही जोर दिया, जो कि मुदाखलों की निगरानी में था, यानी नेगोशिएटर्स की। फिलहाल कितने दिन आईडीएफ गजा से पूरी तरह बाहर चली जाएगी, आईडीएफ जो है गजा से पूरी तरह कितने दिन में चली जाएगी, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। अपडेट मिलेगी तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर हमास ये कह रहा है कि नेट्जारिम और फिलाडेल्फी और पूरी गजा पट्टी में आईडीएफ की मौजूदगी का मामला सॉल्व हो गया है, इट मीन्स कि मामला बहुत आगे बढ़ गया है। अगर खुदा ना करे सीजफायर नहीं होता है तो क्या होगा, यह खबर हमने आपको सुबह की मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो में दिखाई थी, अभी भी दिखाते रहे। जेडी वेंस जो कि नायब सदर बनने वाले हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अमेरिका के, जेडी वेंस ने कल रात बयान दिया था, फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उनसे पूछा गया कि भाई ट्रंप ने कहा था कि ऑल हेल करके कुछ कहा उन्होंने इजराइल और वो हमास के लिए, गजा के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए, उसका मतलब क्या है, दुनिया समझना चाह रही है। तो बोले कि उसका मतलब ये था कि ट्रंप ये कहना चाह रहे थे अगर 20 जनवरी से पहले हमास अग्री नहीं हुआ सीज फायर पर, 20 जनवरी से पहले, तो फिर ये समझ लीजिए कि हम आईडीएफ को नॉकआउट करने के लिए पूरी हरी झंडी दे देंगे। ट्रंप विल लेट आईडीएफ नॉकआउट हमास इफ हॉस्टेजेस नॉट रिलीज्ड बिफोर जनवरी 20। मतलब ये इनका कहना है, जेडी वेंस का, उपराष्ट्रपति जो बना, और बहुत तेज तर्रार आदमी है भाई, बहुत तेज तर्रार है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है। कहते हैं ऑल हेल विल ब्रेक लूज, मतलब पूरी
طور پر ہم قیامت برپا دیں گے حماس کے اوپر، یہ ان کا کہنا تھا. ہو سکتا ہے کہ امریکن فورسز بھی آ جائیں تو بڑا مسئلہ ہے. ڈیل تو ہوگی، میں کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کا پریشر ہے دونوں طرف، ڈیل تو ہوگی. چونکہ حماس تھوڑا سا ٹائٹ ہوا تو مقصد حماس سے ڈیل کروانا نہیں ہے، مقصد ڈیل کروانا ہے. اس کے لیے کچھ شرطیں شاید ٹرمپ نے حماس کی بھی منوائی ہوں گی اسرائیل سے. خیر، کچھ اسرائیلی ICC کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ صرف جینوسائیڈ غزہ میں ہو رہا ہے لیکن وار کرائمز اسرائیل میں بھی ہو رہے ہیں. الجزیرہ فلسطین کی یہ خبر ہے. الجزیرہ کا فلسطینین جو چینل ہے ان کا پوسٹ ہے، عربی میں انگلش میں ٹرانسلیٹ نیچے ہی ہے. یہ اسرائیلی اخبار معرب نے لکھا ہے. ایک فادر اسرائیلی پرزنر کا جو کہ حماس کے پاس ہے غزہ میں، اس کے ایک ہوسٹیج کے والد نے یہ کہا ہے کہ I will tell the International Criminal Court that Netanyahu is not only committing war crimes in Gaza but also in Israel. کہ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بتاؤں گا کہ نیتنیاہو صرف غزہ میں وار کرائم نہیں انجام دے رہا ہے بلکہ وہ اسرائیل میں بھی یہ سب کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ لگاتار غزہ کی بات چیت کو آگے بڑھانا اور ٹالتے رہنا، اس کی وجہ سے صرف اور صرف زیادہ اسرائیلی سولجرز مارے جا رہے ہیں. اگر غزہ میں جنگ بند ہو جاتی تو اتنی جانیں نہیں جاتی اسرائیلی فوجیوں کی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جانیں بھی بہت جا رہی ہیں، کیونکہ بھائی جنازے تو انہی کے سامنے نکلتے ہوں جو بھی ان کی باڈیز وغیرہ ہیں. اور سولجرز آر بینگ کلڈ، وہ کہتے ہیں ہمارے فوجی مارے گئے نیتنیاہو کے انٹرسٹ کی وجہ سے، اور وہی پوری طریقے سے ذمہ دار ہے جینوسائیڈ اینڈ وار کرائمز کا. نیتنیاہو کو جینوسائیڈ اینڈ وار کرائمز. اسرائیلیز آر یوزنگ دیز ورڈز مائی فرینڈس. یہ بڑی تبدیلی ہے، نیتنیاہو کو بھی اس کی بھنک ہے. غزہ کا ایک ڈاکٹر ہے، دنیا سلام کرے، میں دو ہاتھ سے کرتا ہوں. پوچھے کیوں؟ اسرائیل کے حملوں میں بندے کی ٹانگ اڑ گئی. اب وہ آرٹیفیشل لمبس جو ہوتے ہیں وہ ان کے لگی ہوئی اسٹیل کی، ایک ایلومینیم کا ان کا واکر ہے، لیکن وہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے علاج کرنا ہے. میری ٹانگ مجھے تکلیف دیتی ہے جو اب رہی نہیں، لیکن مجھے چلنا ہے تاکہ دوسرے بچے چلتے رہیں، وہ دوڑتے رہیں، زندہ رہیں، سانس لیتے رہیں. غزہ کی ایک ایمپیوٹیڈ ڈاکٹر لگاتار پیشنٹس کی خدمت کر رہے ہیں. اس جینوسائیڈ کے جاری رہنے کے باوجود اسرائیل کے حملوں میں ہی انہوں نے ٹانگ گنوائی، پریوار کے بہت سے لوگوں کو گنوا دیا، فیملی کے. ان کا نام ہے خالد السیدانی. خالد السیدانی کے لیے دعا کیجئے، اور دعا کیجئے کہ وہ جس کی بھی خدمت کریں اس کو زندگی ملے، سانسیں ملیں اور خوشیاں ملیں، اور جلد سیز فائر ہو جائے. ایک خبر ایران سے. سر، ایران نے ایک بہت بڑا ٹیررسٹ نیٹ ورک کا جو ہے وہ ذخیرہ ہتھیاروں کا پکڑا. یہ اس کی تصویر ہے. کچھ موٹے کارتوس ہیں، 12 بور والے اپنے یہاں بولتے ہیں، کچھ 315 بور، کچھ 35 بور، جو کچھ بھی ہمیں پتہ ہے وہ بتا دے رہے ہیں. بہت سے آپ کو جو ہے شارپنرز وغیرہ، واکی ٹاکی، سیٹلائٹ فون، ریوالور، اور یہاں تک کی ہتھکڑیاں، سب کچھ ہے یہ. اور کئی ملک کی ایون ڈالرز بھی کرنسی میں ہیں، اور بھی کئی ملک کے ہیں. کیوں؟ یہ اصل میں ٹیررسٹ کا پورا ایک گینگ جو ہے، ایرانین فورسز نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا، اور ان کے پاس سے ایکسپلوزیوز وغیرہ برآمد کیے. سردشت علاقہ جو ہے نارتھ ویسٹرن پروونس ہے ویسٹ آذربائیجان میں، وہاں پر یہ پکڑا. یہ ٹیررسٹ آنا چاہ رہے تھے ایران میں، اور ظاہر سی بات ہے دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے. اس سے پہلے ہی ایرانین فورسز نے ان کے اوپر یہ ناک ڈاؤن کر دیا. حالانکہ یہ سب بھاگ گئے، لیکن اتنی ہیوی فائرنگ تھی کہ انہیں اپنا یہ سامان چھوڑ کر جانا پڑا. اس میں سوسائڈ بام بنانے کا بھی سامان شامل تھا. سوچ سکتے ہیں کیا کرنے آئے تھے. اس علاقے سے جو میں نے پڑھا، ترکی، عراق اور آذربائیجان کی سرحدیں بھی ملتے ہیں. اب یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ میں سچ بتا رہا ہوں، تسنیم نیوز ایجنسی میں اس کی جانکاری نہیں دی گئی. بڑھتے آگے. اسرائیلی وار پلینز نے لیبنان میں ساؤتھ بیکا میں ہیوی بمباری کی ہے، اور سیز فائر کے بعد زبردست طریقے سے بمباری کی ہے. اس پوری رپورٹ میں کسی کے مرنے کا ذکر نہیں تھا. المایدین کی ہی یہ رپورٹ ہے. المایدین لیبنان کے حزب اللہ کے انڈر یا ان کے اثر میں چلنے والا میڈیا گروپ کہلاتا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے جس طریقے سے آگ بھڑکی ہے اور جتنے بڑے بڑے گولے نکلے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹارگٹ کر کے خود اسرائیلی اخبار کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ حزب اللہ کے وہ وہاں پر پھر سے ہتھیار رکھ رہے تھے اور راکٹس رکھ رہے تھے.
मतलब भारी भारी आर्म्स और एम्युनिशन था, हमने उसे तबाह किया है। ये जो गोले वोले आग निकल रही है उससे लगता भी वही है। और अगर मरने वालों की तादाद नहीं दी, इट मीन्स कि इसमें सिविलियंस की जान नहीं गई होगी, वरना अल-मायादीन ज़रूर लिखता। लेकिन सीज़ फायर के बाद भी इस तरीके के हमले, खैर यमन के हाउथीज़ की तरफ से आज कोई खबर नहीं है, लेकिन उन्होंने परसों दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को और कई वॉरशिप्स को एक साथ निशाना बनाया है, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम, जिस पर फाइटर जेट उतरते हैं या टेक ऑफ करते हैं समंदर के अंदर से, उसका नाम यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन है। तो रोज, कल भी, परसों हमले का दावा था, कल भी, आज भी अमेरिका ने उसकी तस्वीरें शेयर की हैं कि देखो ये ट्रूमैन है, उस पर प्लेन खड़े हुए हैं, उधर दो, और इनके साथ, ट्रूमैन के साथ जो है, या किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फ्रिगेट होता है, पूरा वॉरशिप्स का और डिस्ट्रॉयर शिप्स का जो है वो पूरा झुंड चलता है। मतलब यूँ समझो कि शाका और शाका के चन्नू और मन्नू सब साथ में चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इनके साथ जो है एलिक बुर्के क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जेसन डुनम भी चल रहा था, और दूसरा यूएसएस गेटिसबर्ग ये भी चल रहा है। तो ये दोनों इस तरफ चन्नू मन्नू दिख रहे हैं। ये तस्वीर शेयर की, ये यूएस सेंट्रल कमांड ने शेयर की है, यूएस आर्मी ने। दूसरी भी यूएस सेंट्रल कमांड ने एक तस्वीर शेयर की है, और यही दिखाया है कि देखिए हैरी ट्रूमैन से जो है वो टेक ऑफ कर रहे हैं। हैरी एस ट्रूमैन स्ट्राइक कैरियर ग्रुप का जो हिस्सा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है खुद में, इससे टेक ऑफ कर रहे हैं अमेरिकन फाइटर जेट्स। बाकायदा जो रोज़ की उनकी इधर उधर जाने की वो जो होती होगी कसरत, उसे अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका इन तस्वीरों को शेयर करके अपनी आवाम और दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हाउथीज़ जो दावा करते हैं कि उनकी मिसाइल और ड्रोन्स जाकर हिट किया है, वो किया है, ये किया है, वो सब झूठा है। हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, हम उन्हें मार गिराते हैं। और एयर डिफेंस से ही नहीं, हम अपनी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से भी उनके जो है वो आ रहे प्रोजेक्टाइल्स को डाउन करते हैं। हाउथीज़ ने कहा था 9 घंटे फाइट चली, हमने हमला किया और भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे भाड़ हो गया, छेद हो गया, कुछ नहीं कहा। ये कहा कि हमने अपने टारगेट अचीव किए। अब टारगेट अचीव करने में और क्या क्या चीज़ आती नहीं पता। अब अमेरिका के एक कदम से भारत और चाइना दोनों रूस के दोस्त थोड़ा दूर हो गए। रूस से मिल रहा था सस्ता माल, लेकिन महंगा माल खरीदेंगे अमेरिका की एक चाल की वजह से। हुआ क्या, हमने कल आपको बताया था कि रूस पर नए सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। उसके जहाज़ों पर जो रूस का तेल सप्लाई करते हैं, चाइना को भी, भारत को भी और दूसरे ममालिक को, उन पर सैंक्शंस लगाए हैं ताकि रूस को इकोनॉमिकली और वीक किया जाए, ताकि उसे पैसा ना मिले, वो हथियार ना ले पाए जिनसे भी ले रहा है, चाहे ईरान से, चाहे नॉर्थ कोरिया से, या किसी से भी, और वो यूक्रेन के साथ जंग में मजबूती से ना टिका रहे। अमेरिका ने ये कोशिश की रूस पर, उसमें 2 इंडियन कंपनीज भी बैन हुई थी, हमने कल बताया। अब हुआ क्या, रूस से तेल नहीं मिलेगा, लेकिन चाइना और इंडिया दुनिया के आबादी के एतबार से 2 सबसे बड़े मुल्क, नंबर 1 नंबर 2, मतलब कुल मिलाकर 300 करोड़ के करीब या उससे ज्यादा आबादी होगी। उन लोगों को तो तेल चाहिए, क्या करें? अब वो मिडिल ईस्ट पर डिपेंड हो रहे हैं। रूस पर पाबंदियां लगते ही कच्चे तेल के दामों में उछाल आ गया। जब मार्केट में चीज कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो चीज महंगी हो जाएगी। अब ये महंगा तेल, कच्चा तेल, चाइना और इंडिया खरीदने को मजबूर हैं। चाइनीज एंड इंडियन रिफाइनर्स विल सोर्स मोर ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, ना कि सिर्फ मिडिल ईस्ट से भी खरीदेंगे इंडियन रिफाइनर्स, अफ्रीका से भी खरीदेंगे और अमेरिका से भी खरीदेंगे। अमेरिका ने क्या किया, रूस का नुकसान, अपना फायदा। इससे क्या हुआ, प्राइसिंग और जो माल भाड़ा है वो बूस्ट हो गया, उसका कॉस्ट। अब वो होगा महंगा तो आपका पेट्रोल डीजल महंगा होगा। ये सब कुछ हो रहा है यूएस के नए सैंक्शंस के बाद, जिसमें रशियन प्रोड्यूसर्स और शिप्स पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। सारा खेल है, चले सर। और बस मैं क्या कहूँ, ये हैं फ़लस्तीनी सपोर्टर्स जो ओस्लो में दौड़ रहे हैं। इन्होंने एक कहते हैं ना रन, मेगा रन ऑर्गेनाइज किया है, और ये लोग फ़लस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। क्या ठंड होगी इनके यहाँ, ये लोग बर्फ़ में हैं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। न ज़ुबान, न मज़हब, न मुल्क, न मिट्टी, किसी से वास्ता नहीं, बस एक वास्ता है, इंसानियत का। आप भी इंसानियत का एग्जाम्पल देते हुए सभी के लिए दुआ कीजिए।
जो भी परेशान है। किसी की बर्बादी पर जश्न मनाना किसी का दीन नहीं सिखाता। बर्बादियों पर जश्न, लाशों पर दावत कमज़ोरों का काम है, गिद्धों का काम है। आप लोग बहुत मजबूत लोग हैं, मजबूत रहिए और दुनिया में वो एग्जाम्पल सेट कीजिए कि सब आपके अखलाक से आपकी तरफ खिंचें, ना कि आपके बयानों और कमेंट से आपके बारे में एक नई सोच दुनिया के सामने झूठ बनाकर पेश करें। कहें कि पूरे समाज की यही सोच है। खुश रहिए, सलामत रहिए।